आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। आज की कवर स्टोरी में बात महाकुंभ में महायोगी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम में अपने मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में कैबिनेट की मीटिंग की। मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ उसने क्या सियासी संदेश दिए हैं, क्या होने वाला है देश और प्रदेश की राजनीति पर, उसका असर जनहित में आज डिकोड करेंगे। बूथ जीतो दिल्ली जीतो, बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के जरिए 27 साल के सूखे को खत्म करने की तैयारी में है। बीजेपी के इस प्लान का श्री गणेश खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम ने आज टारगेट दे दिया है। विस्तार से पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। उधर दिल्ली की सियासत में पंजाब पुलिस के प्रवेश पर सियासी कलेश मचा हुआ है। आखिर क्यों दिल्ली में पंजाब पुलिस की एंट्री हुई है, कैसे ये मामला देश विरोध के सवाल तक जा पहुंचा, जानेंगे पूरी खबर। और सैफ का सस्पेंस है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अब तो सैफ की तस्वीरों से सियासी हंगामा खड़ा हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं, कहां तो ऑपरेशन करके फंसे हुए चाकू को निकालने की बात कही गई थी और कहां 5 दिन में ही सैफ फिट होकर सड़क पर टहल रहे हैं। और स्पेशल स्टोरी में बात टिकटॉक की। क्या चीन का टिकटॉक अमेरिका का ट्रंप टॉक हो जाएगा? चर्चा है कि चीन की कंपनी टिकटॉक का आधा हिस्सा किसी अमेरिकी को बेचने को लगभग तैयार है। ट्रंप की खुशी के लिए एलन मस्क की टिकटॉक का आधा हिस्सा क्या खरीद सकते हैं? पूरी खबर क्या निकलकर सामने आई है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज जनहित की। और सबसे पहले शुरुआत एक सरकार के गंगा स्नान से। महाकुंभ का 10वां दिन है। करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। करोड़ों लोग अभी डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है यूपी सरकार की पवित्र डुबकी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी यूपी सरकार के मंत्रियों ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग के बाद पूरी सरकार ने त्रिवेणी संगम में खड़े होकर आचमन किया। यह स्थान विशेष था। इसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने संगम से न सिर्फ सनातन और समरसता का संदेश दिया बल्कि सियासत के कई समीकरणों को भी साध लिया है। सबसे पहले सरकार और सनातन का यह विहंगम दृश्य देखिए। तस्वीर नंबर 1, महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक। तस्वीर नंबर 2, क्रूज पर सवार सरकार। तस्वीर नंबर 3, महाकुंभ में अमृत स्नान। तस्वीर नंबर 4, योगी की गंगा पूजा। मैया तेरी आरती 1, 2, 3, 4 चारों तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ की हैं। महाकुंभ में सरकार ने मीटिंग की, देश के सबसे बड़े प्रदेश के हित में बड़े फैसले लिए। फिर क्रूज पर सवार होकर सरकार की सवारी निकली। त्रिवेणी में जाकर सीएम योगी सहित तमाम मंत्रियों ने डुबकी लगाई और फिर सब ने मिलकर गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गंगा मैया का दुग्धाभिषेक किया, आरती की। इससे पहले तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने डुबकी लगाई। गंगा स्नान के वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में खड़े थे। डुबकी लगाने के दौरान का जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो ये वीडियो है। मानो गंगा मैया की गोद में पहुंचकर मंत्री बच्चे बन गए, पानी से खेलने लगे, एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा है। 144 साल बाद महाकुंभ का ये संयोग बना है। संगम किनारे कैबिनेट की बैठक और गंगा में डुबकी लगाकर मंत्री खुश हैं। योगी से लेकर मोदी तक की तारीफ कर रहे हैं। ये वास्तव में ज्ञान और उपासना का केंद्र है। ये इसकी दिव्यता और भव्यता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी ने जो इसको महत्व दिया है, आज पूरा देश और दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़ा समागम को देख रही है।
कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम मंत्री मंगलवार की रात को ही टेंट सिटी पहुंच चुके थे। सुबह स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। बैंड बाजे के साथ सबका स्वागत किया गया। सभी 54 मंत्री मीटिंग में शामिल हुए। बकायदा सबको तोहफा भी दिया गया। स्वच्छ कुंभ स्वच्छ प्रयागराज का ये बोर्ड है, ये डब्बा है और उसमें आप देखेंगे तो अंदर की तरफ में जो प्लेट है जिसमें महाकुंभ 2025 लिखा हुआ है और उसमें ये संगम का जो पूरा का पूरा दृश्य है वो यहाँ दर्शाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ कुंभ का पवित्र स्नान किया। इसके जरिए उन अफवाहों को भी आपको बता दें रोकने की कोशिश की गई जिसमें मंत्रियों की नाराजगी की खबरें तैरा करती थीं। साथ ही एक साथ स्नान कर सोशल इंजीनियरिंग के उन धागों को भी सुलझाने की कोशिश दिखी जिस पर विपक्ष लोकसभा चुनाव से आक्रामक है। महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। दोनों डिप्टी सीएम अगल बगल में खड़े हुए। योगी की बाईं ओर केशव थे, दाहिनी तरफ ब्रिजेश पाठक। अपने आप में ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही थी। पिछले साल जो कहानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर की कानाफूसी बन रही थी उसके बिल्कुल उलट थी ये तस्वीरें। योगी जब कैबिनेट के फैसलों के बारे में बता रहे थे, दोनों डिप्टी सीएम ध्यान से सुन रहे थे। बीच बीच में सिर हिलाकर कैमरे के सामने मानो हामी भरने का संकेत दे रहे थे। जोड़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद हफ्तों तक ये चर्चा होती रही कि यूपी सरकार में सब ठीक नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच मनमुटाव की खबरें टीवी और अखबार की सुर्खियां बनी रहीं। लेकिन आज कुंभ में नई केमिस्ट्री दिखी। हम साथ साथ है वाला ये संदेश सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म होने की तरफ था तब सीएम योगी ने सहयोगी दल के मंत्रियों को नाम लेकर पुकारा। राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ है लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? खबर आइए। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? सीएम ने नाम लिया तो फौरन पीछे से आशीष पटेल कैमरे में नजर आए। योगी ने आगे बगल में बुलाकर खड़ा किया। दूसरी तरफ कैमरे में संजय निषाद भी दिख गए। फिर आरएलडी के अनिल कुमार भी टोपी लगाकर आगे आ गए। सहयोगी दल के आशीष पटेल और संजय निषाद को पास बुलाकर योगी ने यहाँ भी संदेश दिया। इसी महीने की शुरुआत में आशीष पटेल बागी दिख रहे थे। अफसरों पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। संजय निषाद भी अफसरों को लेकर गाहे बगाहे नाराज होते रहते हैं। उपचुनाव में सीट नहीं मिलने से भी दुखी थे। आज सबको कैमरे पर पास बुलाकर योगी ने एकता का संदेश दे दिया। सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया। शायद योगी इस एकता के जरिए संदेश मिल्कीपुर के वोटरों को भी देना चाह रहे थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरे के फ्रेम में मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहीं नजर नहीं आए, लेकिन बाद में गंगा स्नान करते हुए नजर आए। महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने एक साथ स्नान किया तो सियासी हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई। अखिलेश यादव ने कुंभ नगरी में कैबिनेट बैठक को लेकर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस कह रही है कि योगी सरकार ने उसकी नकल उतारी है। महाकुंभ में गंगा स्नान और कैबिनेट की मीटिंग को लेकर योगी सरकार की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी राजनीति का मौका खोज लिया है। निशाना खुद अखिलेश यादव ने साधा है। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश ने कैबिनेट की मीटिंग को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने ये कहते हुए निशाना साधा कि कैबिनेट की बैठक कर योगी कांग्रेस सरकार की कॉपी कर रही है। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है। ये नकल करने वाले लोग नियत नहीं सही कर सकते। कुल मिलाकर कुंभ में मीटिंग और कैबिनेट के गंगा स्नान पर सवाल उठ गए तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़े शब्दों में निशाना साधा। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे मैया उनको सद्बुद्धि दे। बीजेपी के कई और मंत्रियों ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। कुछ ने तो राहुल और अखिलेश दोनों को गंगा स्नान का न्योता दे दिया। श्री अखिलेश यादव जी को आमंत्रण देते हैं, राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए देखें, समाज को तोड़ने का काम न करें। अखिलेश जी जो अंधेरे में हरिद्वार में माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं
थोड़ा उजाला में भी आने का प्रयास करें, थोड़ा प्रकाश में आए। फिलहाल बैठक हो चुकी है, मंत्रियों का गंगा स्नान हो गया है, लेकिन राजनीति जारी है। आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का। आज प्रयागराज में सीएम योगी ने पवित्र स्नान किया तो कल वो दिल्ली के महादंगल में एंट्री मारने वाले हैं। हिंदुत्व की जिस पिच पर योगी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी बैटिंग की, चुनावी मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वही सियासी शोले दिल्ली में भी गिरने वाले हैं। योगी फैक्टर का दिल्ली में क्या हो सकता है असर, चलिए समझाने की करते हैं कोशिश। बटेंगे तो जो नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट था, क्या वही नारा दिल्ली में भी फिट होने जा रहा है? राजधानी में बटेंगे तो कटेंगे नारे की आहट तेज हो चली है। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दिल्ली के महादंगल में सीएम योगी की ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। 23 जनवरी को 3 जनसभाओं के जरिए योगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की शुरुआत करेंगे। पहले किराड़ी, फिर जनकपुरी और उत्तम नगर में रैली करेंगे। जनकपुरी में पंडाल सज रहा है और सभा की तैयारियों को धार दी जा रही है। इंतजार हो रहा है कि योगी जब माइक थामेंगे तो क्या नैरेटिव सेट करेंगे। ठीक इसी जगह पर जो मंच है वो भी बनेगा। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा यहीं होनी है? हाँ, यहीं होनी है जी। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ कितना असर डाल पाएंगे दिल्ली के चुनाव? भाई वोट डालेंगे, बाबा का ये जलवा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनका स्वागत है। हम लोग काफी उत्साहित हो रहे हैं ताकि उनको देखने के लिए एक बार, क्योंकि अच्छे मुख्यमंत्री है, वो आए और अच्छी भाषण दे। उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा, स्पेशली इस एरिया में भी। तो यहाँ पे काफी वोटर्स है जिनको वो अट्रैक्ट करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ के हटने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सीएम रहते ही योगी अब केजरीवाल के गढ़ में हिंदुत्व की दहाड़ लगाने पहुंच रहे हैं। केजरीवाल की सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को भी गौर कर सकते हैं। 28 जनवरी को योगी मुस्तफाबाद, घोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज में रैली करेंगे। 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में जनसभा होगी। 1 फरवरी को पालम, बिजवासन और द्वारका में प्रचार करेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ ये वो सीट है जहां सीएम योगी की जन्मभूमि और कर्मभूमि का खासा प्रभाव है। यानी योगी के जरिए बीजेपी पहाड़ी और पूर्वांचली वोटर को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश है। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की तादाद 30% से ज्यादा है। करीब 10% पहाड़ी मतदाता भी दिल्ली में है। योगी के जरिए विरोधी भी रिवर्स पोलराइजेशन के सपने संजो रहे हैं। योगी की एंट्री से पहले ही दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नई शक्ल में दस्तक दे चुका है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने उर्दू के अल्फाजों में वोटों की लामबंदी शुरू कर दी। बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। उर्दू शब्द तकसीम का अर्थ बटना होता है, यानी अमानतुल्लाह का भाव यही है कि मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी का फायदा होगा। डर भले ही बीजेपी का दिखाया जा रहा हो, लेकिन ओखला में अमानतुल्लाह की मुश्किल कांग्रेस और AIMIM ने बढ़ा रखी है। और अब सवाल है कि दिल्ली में कौन बटेगा और कौन एकजुट रहेगा। दिल्ली की लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प हो चली है। कल सीएम योगी दिल्ली में आने वाले हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास पीएम के इस मंत्र को वोटरों के दिल में पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है। क्या है वो फॉर्मूला जो पीएम की ओर से दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें उस वक्त की है जब पीएम मोदी दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे थे। आप सब कार्यकर्ताओं ने जिसे अपना जीवन मंत्र बनाया है वो है मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें टारगेट भी दिया। क्या इस चुनाव में सिर्फ विजय काफी नहीं है, हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों की याद दिलाकर पीएम ने कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया। साथ ही कांग्रेस और आप पर निशाना साधा।
पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है। कहते फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो हर चुनाव से पहले पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और टास्क देते हैं। कार्यकर्ताओं में पीएम से सीधा जुड़ाव का भाव आता है। असर चुनाव नतीजों में दिखता है। दिल्ली में 13,637 बूथ बनाए गए हैं। बीजेपी के 2,25,000 सक्रिय कार्यकर्ता है। एक बूथ की जिम्मेदारी 17 से 20 कार्यकर्ताओं की होगी। इनमें से कोई पन्ना प्रमुख तो कोई शक्ति केंद्र का प्रमुख होता है। आपसी तालमेल के जरिए बीजेपी के ये कार्यकर्ता काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं कार्यकर्ताओं ने सभी 7 सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। बीते 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में शून्य पर सिमट गई। जिस दिल्ली में कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता में रही, वहां एक बार फिर कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने में लगी हुई है। शून्य से शिखर तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमले किए, घोटाले का आरोप लगाया। 12 साल में ये तस्वीर पलट गई है। मुद्दा तब भी भ्रष्टाचार का था, अब भी भ्रष्टाचार का है। तब केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस थी और अब कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल है। लेकिन सवाल है कि भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई थी, क्या आपका भी वही हाल होगा? आपके पाप अभियान को शीर्षक बनाकर आज दिल्ली कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टैगलाइन थी, दिल्ली की सेहत पर भ्रष्टाचार का वार, बेशर्म केजरीवाल सरकार। इन 13 शब्दों में कांग्रेस के तल्ख तेवरों ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि दिल्ली में दुश्मन नंबर 1 आम आदमी पार्टी है। सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है, हेल्थ के मुताल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन की मौजूदगी इस बात का भी प्रमाण है कि दिल्ली में कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की दोस्ती को पूरी तरह भुला चुकी है। पहले केजरीवाल को देशद्रोही करार देने के बाद अब अजय माकन की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भी खुलकर खेल रही है। ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि ये क्यों राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो भी चुनाव से पहले उसकी भी अलग से इसी प्रकार से प्रेस वार्ता करके उसको भी मैं यहाँ पे खोलूंगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस के ठंडे प्रचार अभियान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नाखुश थे। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के नेताओं को रणनीति बदलने के निर्देश दिए गए थे। अजय माकन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इसी कड़ी में जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने जोर लगाया तो घाटा आपको ज्यादा होगा। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की एससी आरक्षित सभी 12 सीटों पर आपको जीत मिली थी। 5 मुस्लिम विधायक जीते, सभी आप से थे। आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से अब तक कांग्रेस को कई राज्यों में नुकसान हो चुका है। जहां आप बढ़ी है, कांग्रेस घटी है। लिहाजा अब आपके गढ़ में सेंध मारकर कांग्रेस अपने बाकी गढ़ों को वापस लेने की तैयारी में है। दिल्ली चुनाव में पुलिस को लेकर भी आप और बीजेपी आमने सामने हैं। दिल्ली में पंजाब की आप सरकार के मंत्री और नेता भी सक्रिय हैं। उनकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी दिल्ली में दौड़ लगा रही हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी, जिसे आम आदमी पार्टी ने पंजाबियों के सम्मान से जोड़ दिया है। विवाद के केंद्र में पंजाब नंबर की गाड़ियां हैं और चाइनीज सीसीटीवी कैमरे। ताजा विवाद की शुरुआत हुई है नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के उस बयान से जो उन्होंने मंगलवार को दिया। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं, यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। चाइनीज कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरों को लगवाया जा रहा है।
प्रवेश वर्मा के 17 सेकंड के बयान को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पंजाबियों की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाला बयान बता दिया। केजरीवाल ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, सारे पंजाबी आतंकवादी हैं, सारे पंजाबी देशद्रोही हैं, पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है, छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। असल में कहानी के पीछे की वजह है पंजाब की वो गाड़ियां जो इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर धड़ल्ले से घूम रही है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवंत मान ने सारी सरकारी मशीनरी को नई दिल्ली विधानसभा में लगा दिया है क्योंकि उसको डर है कि अरविंद केजरीवाल हारेगा 8 तारीख को। प्रवेश ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में पंजाब के मंत्री, सांसद, विधायकों की मौजूदगी की जानकारी के साथ पंजाब से आए उन नेताओं का ब्यौरा मांगा जिन्हें पंजाब के साथ दिल्ली पुलिस की भी सुरक्षा हासिल है। इसके जवाब में पंजाब पुलिस ने कहा कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा वाले वीआईपी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के सहायकों से कहा है कि वो हर वीआईपी मूवमेंट की जानकारी दिल्ली पुलिस से साझा करें और पंजाब के वीआईपी नेताओं के काफिले दिल्ली के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उधर प्रवेश वर्मा के बयान को जब आपके नेताओं ने पंजाबी अस्मिता से जोड़ा तो प्रवेश ने इसे मानहानि करार दिया। आज मैं अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 50-50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर रहा हूं। जो ये 100 करोड़ रुपया, क्योंकि मैं तो जीतूंगा, 100 करोड़ रुपया आएगा। इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है शराब का। तो ये 100 करोड़ रुपया आएगा, 100 करोड़ रुपया नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए मैं लगाऊंगा। पंजाब की मशीनरी को लेकर प्रवेश वर्मा ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसी तरह के आरोप कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी लगा चुके हैं। अपनी 11 साल की सत्ता को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी हर वर्ग को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी को मिडिल क्लास की याद आई। पिटारे से आम आदमी पार्टी को कुछ मिला नहीं, लेकिन आपने मिडिल क्लास की गेंद बीजेपी के पाले में जरूर खिसका दी। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल या जयपुर, देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ मिडिल क्लास की बड़ी आबादी बसती है। मिडिल क्लास को बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन दिल्ली में इस वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो मांग सरकार के सामने रखी है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं। फिर जानेंगे कि कैसे ये केजरीवाल का बड़ा सियासी दांव है। केजरीवाल ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल की फीस पर लगाम लगाने की मांग की है। सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में छूट वापस लाने की मांग रखी है। उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप और सब्सिडी की मांग की है। बुजुर्गों के लिए बेहतर पेंशन और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की मांग की है। इस तरह की कुल 7 मांगे केजरीवाल ने केंद्र से की है। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। बजट दिल्ली चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आएगा। चर्चा है कि बजट में सरकार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। केजरीवाल ने उससे पहले मिडिल क्लास वाला दांव चलकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। अब सरकार अगर मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी घोषणा करती है तो केजरीवाल उसका श्रेय ले सकते हैं, और अगर केंद्र सरकार कोई घोषणा नहीं करती तो केजरीवाल बीजेपी को मिडिल क्लास विरोधी बताकर निशाना साधेंगे। ऐसे में संभव है कि जो मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उस वोट बैंक में सेंध लगाने में केजरीवाल कामयाब हो जाए। वैसे भी फ्री बिजली, पानी के जरिए केजरीवाल इस मिडिल क्लास वोट बैंक को दिल्ली विधानसभा के लिए अपना कोर वोटर बना चुके हैं।
उधर दिल्ली दंगों के आरोपी और एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिली है। प्रचार के लिए उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जज फैसले पर बंट गए। मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। तब तक ताहिर को जेल में ही रहना होगा। पांच साल पहले साल 2020 में फरवरी का महीना था। दिल्ली दंगों की आग में झुलसा। आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन का नाम आया। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब यही ताहिर हुसैन 5 साल बाद फिर से चर्चा में है। ताहिर दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के लिए ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया। नतीजा हुआ कि मामला फंस गया। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर की जमानत का विरोध किया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि वो जस्टिस मित्तल के फैसले से सहमत नहीं है। ताहिर हुसैन को 3 मामलों को छोड़कर बाकी में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे चुनाव का नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल तो दी, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला 2 जजों की बेंच में आकर फंस गया, क्योंकि दोनों जजों की राय अलग अलग थी। ऐसे में अब यह मामला 3 जजों की बेंच के पास जाएगा और उस बेंच का फैसला आने तक ताहिर को जेल में ही इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उन्होंने भी पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए इजाजत मांगी थी। तब कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के मामले का भी जिक्र हुआ। इसी आधार पर ताहिर को भी जमानत चाहिए ताकि वो अपना प्रचार कर सके। फिलहाल पार्टी, पत्नी और परिवार वाले प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले जब सोमवार को कोर्ट में ताहिर की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, तब कोर्ट ने कहा था इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। 2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें 50 लोगों की मौत हुई थी। ताहिर पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली का महादंगा लगातार जारी है। सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी परेशानी है। आगे क्या रहेगी परिस्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। दिल्ली से लेकर चलते हैं आपको मुंबई। सैफ अली खान का सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सैफ घर पहुंचे तो अब इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सवाल सैफ के बॉडी लैंग्वेज को लेकर पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जख्म इतना गहरा था तो फिर 5 दिन में सब सामान्य कैसे हो गया। सवाल तो अब उस गिरफ्तार आरोपी पर भी खड़े हो चले हैं। पांच दिन अस्पताल में गुजारने के बाद सैफ अली खान मंगलवार को वापस अपने घर लौट गए। 16 जनवरी को घर में घुसकर सैफ को चाकू मारने वाला आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गया। लेकिन ना तो सैफ पर हुए हमले की पहेली सुलझी, ना ही इस मामले से जुड़े सवाल खत्म हुए, जिसकी एक वजह है एक्टर को चाकू मारने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद और दूसरी वजह है खुद सैफ अली खान। सबसे पहले बात सैफ अली खान की, जो 16 जनवरी को हुए हमले के बाद मंगलवार को पहली बार लीलावती से बाहर निकले तो उनकी चाल ढाल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो बुरी तरह घायल होकर 5 दिन से अस्पताल में थे। मंगलवार को सैफ जब घर जाने के लिए अस्पताल से निकले, गर्दन पर चोट के निशान और पट्टी के अलावा सैफ अली खान पूरी तरह फिट और एक्टिव नजर आए। इसलिए सैफ को देखकर हैरानी जताने वाले सवाल कर रहे हैं कि जिसकी पीठ में चाकू का टुकड़ा घुसकर फंस गया, जो गंभीर हालत में किसी तरह अस्पताल पहुंचा, जिसके इलाज के लिए 6 घंटे लंबा ऑपरेशन चला, वो भला 5 दिन में ही पूरी तरह फिट कैसे हो गया। इसलिए शिवसेना नेता संजय निरुपम मेडिकल साइंस के जानकारों से सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है, अगर हाँ तो कैसे। डॉक्टरों ने कहा कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया था। डॉक्टरों ने कहा कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। फिर ऑटो वाले ने कहा कि वो लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसके बाद 16 जनवरी की घटना होती है और 20 जनवरी आते आते आप पूरी तरह से फिट अपने घर पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अचंभित करने वाला दृश्य है। तो मैं ये सवाल मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी पूछ रहा हूँ कि क्या ये संभव है। माना जाता है कि सैफ अली खान फिजिकली बॉडी फिट हैं, जिम जाते हैं, हो सकता है। तो क्या ऐसा एक इम्यूनिटी सिस्टम इनका इतना मजबूत होता है क्या? लेकिन शिवसेना के दूसरे धड़े यूबीटी के संजय राउत के मुताबिक सैफ की सेहत लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की ही लीला है। अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा।
हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं। सैफ पर हमले के मामले में आरोपी के चेहरे ने भी इस मामले में सस्पेंस गहरा दिया है। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है कि मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए शरीफुल शहजाद और हमले के दिन सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी के चेहरे मेल नहीं खा रहे। दोनों तस्वीरों को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स के चेहरे, मोहरे, माथे, आंखों और नाक में कोई भी मैच नहीं है। इसी बीच सैफ अली खान ने उस ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा को घर बुलाकर मुलाकात की, जिसने हमले के बाद एक्टर को अस्पताल पहुंचाया था। वही बोले बहुत अच्छा, तुम जल्दी मुझे पहुंचा दिए, दर्द तो हो रहा था, तुम बहुत तेजी से रिक्शा लेके आए हो। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने सैफ के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और गिरफ्तार आरोपी शरीफुल के साथ हमले में इस्तेमाल चाकू के टुकड़े की तलाश तेज कर दी है। तो बहुत सारे सवाल सैफ अली खान को लेकर अभी कायम हैं और इन सब के बीच आरोपियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से बहस चल रही है। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में आगे और क्या खुलासे करेगी, क्या रहेगी स्थिति, हम लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात अमेरिका और टिकटॉक की, लेकिन उसके पहले जो बाइडेन की वो लाइन याद करें जो बतौर राष्ट्रपति उन्होंने आखिरी भाषण में कही थी। अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसे, ताकत और असर वाला एक तंत्र आकार ले रहा है जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। सब जानते हैं बाइडेन का इशारा ट्रंप और उनके पैसों वाले दोस्त एलन मस्क की ओर था। अब खबर पर आते हैं। खबर यह है कि चीन के जिस टिकटॉक ऐप पर ट्रंप ने आधा हिस्सा अमेरिका को बेचने की अड़ी डाली है, उस आधे हिस्से को एलन मस्क खरीद सकते हैं। ट्रंप और मस्क को टिकटॉक क्यों चाहिए, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है और इसमें आधी आबादी टिकटॉक की दीवानी है। 17 करोड़ अमेरिकी यूजर जिनका मोबाइल पर टिकटॉक के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए ट्रंप ने टिकटॉक से बैन हटाने का ऐलान किया तो पूरा अमेरिका चहक उठा। And as of today, TikTok is back. And I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. खुश तो चीन भी हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड, क्योंकि इसके बाद ट्रंप ने अपनी शर्तें रख दी। I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture. 17 जनवरी को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन के कानून को बरकरार रखा। 19 जनवरी से ये बैन लागू होना था। टिकटॉक की चाइनीज पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने पहले ही सर्विस रोक दी। एप्पल और एंड्रॉइड ने भी इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया, लेकिन 12 घंटों में ही ट्रंप ने टिकटॉक को 75 दिन की एक्स्ट्रा सांसें दे दी। लेकिन ऐसे ही फ्री में नहीं, बल्कि शर्त के साथ। शर्त ये कि टिकटॉक को चलाना है तो इसका आधा मालिकाना हक अमेरिका को बेचना होगा। 50% हिस्सेदारी किसी अमेरिकी को नहीं बेची तो 75 दिन बाद टिकटॉक अमेरिका में नहीं चलेगा। ट्रंप ने सीधे बिजनेस डील रख दी कि टिकटॉक अमेरिका में चलेगा तो 50-50 पार्टनरशिप में चलेगा, वरना नहीं। मरते क्या न करते, टिकटॉक के मालिक चीनी कंपनी बाइटडांस का भी तुरंत जवाब आया। कहा, हम अमेरिका में टिकटॉक को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। ये संकेत है कि अमेरिका में 17 करोड़ के यूजर मार्केट के लिए चीन का टिकटॉक ट्रंप के आगे बिकने को तैयार है। ये तो हुआ बिकने वाला, अब खरीदने वाले की बात हो जाए कि अमेरिका में ऐसा कौन है जो टिकटॉक को खरीदेगा। वही तो नहीं जिसने कभी ट्विटर को खरीदा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदकर एक्स बना देने वाले दुनिया के नंबर 1 अमीर और ट्रंप के सबसे जिगरी यार एलन मस्क ही टिकटॉक का 50% खरीद सकते हैं। ये संकेत भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिए हैं। I would be if he wanted to buy it, yeah. I have the right to make a deal. And I've met with owners of TikTok, the big owners. It's worthless if it doesn't get a permit. वैसे टिकटॉक पर बैन से भी अमेरिका ही फायदे में है। टिकटॉक के शॉर्ट वीडियो बाजार का बड़ा हिस्सा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पर शिफ्ट हो रहा है। ये सब भी अमेरिकी खिलाड़ी हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में सबके सब मौजूद थे। And as of today, TikTok is back.
टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क की नेटवर्थ इस समय 37 लाख करोड़ रुपए है। एलन मस्क ने ट्विटर को 3,80,000 करोड़ में खरीदा था, उसे एक्स बना दिया था। टिकटॉक की कीमत इस वक्त 17,28,000 करोड़ रुपए के लगभग आंकी जा रही है। यानी आधी पार्टनरशिप के हिसाब से एलन मस्क को अपने खजाने से 8.5 लाख करोड़ रुपए ही लगाने हैं। टिकटॉक की चाइनीज पेरेंट कंपनी बाइटडांस के मालिक झांग यिमिंग की संपत्ति ले देकर 4 लाख करोड़ ही है। एलन मस्क क्यों ये डील करेंगे और ट्रंप को टिकटॉक क्यों पसंद है, वो भी बताएंगे। उससे पहले ये भी जाने कि अमेरिका में टिकटॉक के साथ ये नौबत क्यों आई। TikTok is back. जो बाइडेन ने टिकटॉक पर बैन के लिए कानून बनाया था। आरोप था टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राइवेसी पर खतरा बन रहा है। बाइटडांस को 9 महीने में अपनी हिस्सेदारी बेचने को कहा गया। टिकटॉक ने इसे फ्री स्पीच के खिलाफ बताकर कोर्ट में चुनौती दी। 17 जनवरी को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने प्रतिबंध बरकरार रखा। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप भी टिकटॉक पर बैन के पक्ष में थे। इस बार चुनाव प्रचार की शुरुआत में भी बैन के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन अमेरिकी वोटर्स का रुझान देखकर उनका फोकस कंप्लीट बैन की बजाय शर्तों के साथ बैन यानी 50-50 की डील पर गया। अमेरिका के वोटर को जोड़े रखने के लिए ट्रंप भी नहीं चाहते कि टिकटॉक का अमेरिका से टाटा हो जाए। So I like TikTok. I like it. अमेरिका में 5 साल में टिकटॉक यूजर्स 5 गुना बढ़े हैं। टिकटॉक के अमेरिका में 17 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये 17% यूजर्स टिकटॉक से ही न्यूज सुनते और देखते हैं। अब दुनिया की निगाह इस पर है कि एलन मस्क कितने दिन में टिकटॉक की डील लॉक करते हैं और उसे लेने के बाद उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। पैसा लगाएंगे तो क्या टिकटॉक से पैसा नहीं बनाएंगे? नाम भी टिकटॉक ही रहेगा, बदलकर ट्रम्प टॉक तो नहीं कर देंगे। और जनहित में आज की एक और बड़ी खबर, लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में शाम को आग की अफवाह फैल गई। ट्रेन रुकी और हड़बड़ी में कई यात्री निकलकर दूसरे ट्रैक पर जा पहुंचे और सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। 11 लोगों की जान चली गई। अरे हट जाओ, गाड़ी आ रही बाबा। एक थ्योरी ये है कि ट्रेन ट्रैक पर खड़ी थी, कुछ लोग नीचे आ गए थे, घूमते हुए दूसरे ट्रैक पर पहुंच गए। शार्प टर्न की वजह से ट्रैक पर आ रही ट्रेन का पता नहीं चला और चपेट में आ गए। दूसरी थ्योरी ये कि पुष्पक ट्रेन में आग की अफवाह फैली, लोग कूदने गए और जान गंवा बैठे। उस ट्रेन में एसीपी हुआ था जलगांव के बाद में पचोरा स्टेशन के पास में, स्थानक के पास में, शाम में 5 बजे के करीब। इसमें एसीपी होने के बाद ये ट्रेन रुकी। उसके बाद में इसमें से कुछ यात्री नीचे उतरे हुए थे। जो यात्री नीचे उतरे हुए थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि अपोजिट ट्रैक से कोई गाड़ी गुजर रही थी। उसी वक्त पे अपोजिट ट्रैक से कर्नाटका एक्सप्रेस गुजर रही थी। हादसा जलगांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर पचौरा नाम के स्टेशन के पास हुआ। शुरुआती जानकारी है कि धुआं निकलता देख अलार्म चेन पुलिंग हुई थी। कितने लोगों की जान गई, कितने जख्मी हैं, इसका ठीक आंकड़ा सामने नहीं आया है। जिस ट्रेन के लोगों के जान जाने की खबर है वो पुष्पक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी। हादसे के वक्त की जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित करने वाली है, इसलिए हमने ब्लर कर दिया है। आग लगने की खबर कह लीजिए या अफवाह, मुख्य वजह यही है क्योंकि दोनों थ्योरी की जड़ में कारण यही है। जनरल डिब्बे में ऐसा कहा गया कि आग लगी है, तो चैन पुलिंग हो गई और नीचे से ऐसा लगा कि भाई सही में आग है, तो कई लोग राइट साइड, कई लोग लेफ्ट साइड वहां पर कूद गए और सामने से जो कर्नाटका एक्सप्रेस है बड़ी फास्ट आ रही थी और उसमें ये दुर्घटना घटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। रेलवे के अधिकारी, स्थानीय विधायक और मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और अब आज का जनहित मंत्र, जीवन में सफलताएं आती हैं तो विफलताएं भी आती हैं। हर विफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है, इसीलिए खुद पर विश्वास रखें। विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है और इस विश्वास के लिए जरूरी है कि प्रयास कभी ना छोड़ें। इसी के साथ आज जनहित में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।